टॉपिक इज डिबेंचर्स, बोरोड फंड्स में फर्स्ट इज डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स. डिबेंचर्स आर द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन्स. ठीक है ना. डिबेंचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट है विच इज रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर एवरी एंटरप्राइजेज या एवरी कंपनी. And we can also say it is the amount of loan, interest rate, and security offered are clearly mentioned on it. Debentures holders are those person who give loans to the company. They have fixed amount of rate of interest plus amount of loan and security. क्योंकि हमने पहले भी कई बार बताया कि सिक्योरिटी जो है वो वो देनी इस कंपल्सरी है ना. सिक्योरिटी के साथ ही आप डिबेंचर्स जो है उसको ले सकते हो. डिबेंचर्स की अगर हम बात करें तो डिबेंचर्स की काफी हमने वो टाइप्स भी देखी थी. सिक्योर्ड डिबेंचर्स, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स. ठीक है. सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड आई थिंक सबको पता है. रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड डिबेंचर्स, और वी कैन से बियरर डिबेंचर्स which can be easily transferable. Bearer means which can be easily transferable, and company does not keep any record of such debenture holders. Next is convertible and non-convertible. Convertible means that those debentures who help in converted into debentures into equity shares after an expiry period. एक certain expiry period के बाद जब आप चाहते हैं कि अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करवा सकते हैं तो आप कन्वर्ट भी करवा लें. प्लस नॉन कन्वर्टेबल हो जाएगी जो कन्वर्ट नहीं हो सकते इक्विटी शेयर होल्डर्स में. इसमें कन्वर्ट का मीनिंग क्या है कि मैंने अब एक कंपनी को लोन दिया हुआ है, ठीक है, अब वो मुझे इंस्टॉलमेंट में पैसा दे भी रहे हैं, लेकिन एक समय के बाद ऐसा आता है कि वो मुझे ऑफर करते हैं कि बजाय तुम हमारी कंपनी को डिबेंचर होल्डर बनने की जगह आप इक्विटी शेयर होल्डर बन जाइए. ठीक है ना. तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो हमने पैसा उनको दिया होता है वो कन्वर्ट हो जाता है शेयर्स में. ठीक है ना. मान लो 1 लाख रुपीज लेना है हमने, तो 1 लाख को आप कन्वर्ट कर दोगे कि आपने 1 लाख के शेयर्स खरीद लिए उनसे. ठीक है. तो वो आपको फिर बजाय इंटरेस्ट पेमेंट के अब आपको डिविडेंड पेमेंट करते रहेंगे. तो ऐसे भी होते हैं. इसके अलावा फर्स्ट, सेकंड और जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर्स भी होते हैं. जीरो इंटरेस्ट जो मेन है वो होते हैं जिनमें जीरो इंटरेस्ट रेट होता है, बिना किसी इंटरेस्ट रेट के होते हैं. मीन्स जितने का खरीदा उतने ही वापस करने पड़ेंगे, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आपका चार्ज हो. नेक्स्ट इज मेरिट्स. मेरिट्स में अगर देखें तो हम इट इज आइडियल फॉर सेफ इन्वेस्टर्स. इट इज मोस्टली प्रेफर्ड बाय दोज इन्वेस्टर्स हु हैव फिक्स्ड इनकम, जो चाहते हैं हमारे फिक्स्ड इनकम रहे. ठीक है. उनके लिए जो डिबेंचर्स हैं वो प्रेफरेबल है. सेकंड है नो लॉस ऑफ कंट्रोल. डिबेंचर्स का जो बात करें हम अगर डिबेंचर्स होल्डर्स की, they do not have any control over the equity shareholders and they do not carry any voting rights. Third is flexibility. Debentures provide financial flexibility. Flexibility हमने यहाँ किस हिसाब से बोला, because they can be redeemed at any time. Means जब वो चाहेंगे उनको रिडीम कर दिया जाएगा उनका फंड्स, और इससे ओवर कैपिटलाइजेशन भी नहीं होती, क्योंकि जब फंड्स आपके साथ ही साथ पे हो जाते हैं
तो ओवर कैपिटलाइजेशन नहीं रहता। नेक्स्ट आ जाएगा, इट इज एन इकोनॉमिकल मेथड। इकोनॉमिकल मीन्स कि डिबेंचर्स को रेज करना इज लेस कॉस्टली एज कंपेयर टू प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड सुटेबल फॉर स्टेबल अर्निंग। मैंने अभी बताया जिनको स्टेबल अर्निंग्स की आदत होती है, कह सकते हैं हम, उनके लिए डिवेंचर्स बहुत ही प्रेफरेबल है। वो डिवेंचर्स में डील कर सकते हैं, वो डिवेंचर होल्डर्स बन सकते हैं, तो उनके लिए बेटर है। और टैक्स में तो बेनिफिट मिलता ही है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर इज डिडक्टेड फ्रॉम टैक्सेबल इनकम, और इससे कंपनी को रिलीफ मिलता है, फायदा ही मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं लिमिट और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। एक ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का पॉइंट मैंने पहले ही बताया था। जो डिबेंचर्स होल्डर होते हैं उनके फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, और उनको इंटरेस्ट पे करने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स को रिसीव होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये इनका इंटरेस्ट पेमेंट होती है वो टैक्स डिडक्टेड होती है, जैसे हमने, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज लेते हैं। लिमिटेशंस की बात करें तो परमानेंट बर्डन ऑफ इंटरेस्ट, एक कंपनी के लिए डिबेंचर्स होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करना एक बर्डन है, ठीक है ना। आपको चाहे लॉसेस है चाहे प्रॉफिट्स है, आपने जो इंटरेस्ट है वो पे हमेशा करना ही करना है। तो कभी कभी आपके लिए, कंपनी के लिए बर्डन बन जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा एडवर्स इफेक्ट ऑन बोरिंग कैपेसिटी। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स जो है वो रिड्यूस कर देते हैं हमारी बोरिंग कैपेसिटी को, ठीक है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ आप अगर इशू करते रहते हो तो इससे क्या होगा, आपकी जो क्रेडिट स्टैंडिंग है वो कम होती जाएगी। इतना उधार अगर आप किसी से बार बार लोगे तो आपकी कंपनी के लिए एक तरह का मुश्किल ही है ना, लॉसेस हो सकते हैं उसके। तो कहीं ना कहीं डिबेंचर ज्यादा इशू प्रॉब्लम। और लास्ट आ जाता है चार्ज ऑन एसेट्स। डिबेंचर्स जो होते हैं वो मोस्टली इशूड होते हैं ऑन द सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी। अगर इन केस डिफॉल्ट हो जाए तो डिबेंचर्स होल्डर में अटैच दी जो सिक्योर्ड एसेट्स होती है उन्हें वो मॉर्गेज जो कर रखी होती है उससे वो सेल कर देते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अगर हमने डिबेंचर्स लिए हैं और हम पे नहीं कर पा रहे किसी रीजन से उनको, तो जो एसेट्स हमने उनके पास रखी थी वो उसको बेच देंगे, उसको सेल कर देंगे। क्लियर, डिबेंचर्स का टॉपिक इम्पोर्टेंट है। यस, एनी डाउट? नो मैम। नेक्स्ट इज कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का हम सबने पढ़ा हुआ है। कमर्शियल बैंक्स तो हम अभी पिछले चैप्टर्स में भी रिवाइज करके आए हैं। कमर्शियल बैंक वो इंस्टीट्यूशन है which performs various functions like accepting deposits, granting loans and making investment for earning profits। इनका मेन क्या होता है, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, हमें लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं, हमारी जो सेविंग्स है उनको इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और एग्जांपल्स की बात करें तो एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, आईसीआईसीआई है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये बैंक्स हमें लोन प्रोवाइड करवाते हैं वेरियस साइजेस के। इसके अलावा ये हमें बेनिफिट्स देते हैं कैश क्रेडिट का, ओवरड्राफ्ट्स का, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स का। ये हम पहले काफी बार डिस्कस कर चुके हैं सारे पॉइंट्स की क्या होते हैं ये। और ये हमें शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करवाते हैं। और इनका जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं वो डिपेंड करता है
ऑन दी फाइनेंस रेट, कि किस फाइनेंस रेट पे ये दे रहे हैं, ठीक है, या अमाउंट ऑफ लोन कितना है, और लोन जो है इनका आप या तो लमसम में पे कर सकते हैं या इन इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। और जनरली ये जो भी लोन देते हैं उस पे ये एसेट्स को मॉर्गेज करते हैं, ठीक है ना, कुछ एसेट्स जो है वो अपने पास रखते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे मेरिट। फर्स्ट इज इकोनॉमिकल मेथड। इकोनॉमिकल क्यों है? क्योंकि इट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ मेथड एज कंपेयर टू, अगर हम देखें, क्योंकि ना अंडर राइटिंग्स है ना प्रोस्पेक्टस इशू करना है। सेकेंड है मेंटेन बिजनेस सीक्रेसी, सीक्रेट्स मेंटेन रहते हैं, क्योंकि जो बैंक्स होते हैं नॉर्मली वो किसी को हमारी इंफॉर्मेशन लीक आउट नहीं करते, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंशियल रहता है बोरोअर और सीक्रेसी मेंटेन रहती है। नेक्स्ट आ जाएगा लेस फॉर्मेलिटीज। फॉर्मेलिटीज अभी हमने बताई, इशू प्रोस्पेक्टस, अंडर राइटिंग्स, और ये जब फॉर्मेलिटीज होती है इसमें काफी डिले हो जाता है लोन्स मिलने में। तो कमर्शियल बैंक में क्योंकि ये सब फॉर्मेलिटीज नहीं है तो इट इज इजियर टू गेट द लोन। एंड लास्ट इज फ्लेक्सिबल सोर्स। इट इज अ फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस बिकॉज वी कैन से कि जो भी बिजनेस है उनको फंड्स की जब भी जरूरत होती है, वेन एवर दे नीड दी फंड्स, उनको जो कमर्शियल बैंक्स है प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। एडवांस में भी आप उनको वापस पे कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे भी अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, अगर आपके पास आ गए हैं पैसे तो आप उनके वापस कर दो अपने उनका लोन, तो वो भी वो ले लेते हैं। अब आ जाती है लिमिटेशन। लिमिटेशन में फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। जो ये फंड्स अवेलेबल करवाते हैं मोस्टली ये शॉर्ट फाइनेंसिंग के होते हैं, ठीक है, शॉर्ट पीरियड के होते हैं और अनसर्टेन होते हैं। जैसे अभी हमने कह दिया कि आपने अगर लोन एक्स्ट्रा लेना है या रीपे करना है वो इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। उनको रिन्यूअल और रीपे करवाने में या री लोन लेने में बड़ी ही डिफिकल्टी आती है। सेकेंड है डिफिकल्ट प्रोसीजर। The procedure of obtaining the bank loan is difficult as bank wants detailed information about the company. Company को detailed information चाहिए होती है and they also ask for personal assets and personal securities की भी जरूरत पड़ती है। एंड लास्ट आ जाएगा रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस। रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस मींस जो बैंक्स हैं ये काफी रिस्ट्रिक्शंस है जो इम्पोज करते हैं ऑन दी बोरर। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि बैंक ने अगर हमें लोन दिया है तो उसके पीछे हमारी एसेट्स को मोर्गेज करेंगे, काफी डॉक्यूमेंट्स मंगवाएंगे, वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर डाल देते हैं। क्लियर? ये हमारे टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स भी गिवन है, इसको जरूर रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, जिसमें हमने एडीआर, जीडीआर और आईडीआर किए थे। जीडीआर मींस, हाँ जी कौन बताएगा जीडीआर मींस? Yes, full form of GDR is Global Depository Receipts. Global Depository Receipt is an instrument which is issued abroad by the company to raise the funds in some foreign currency. Means क्या है, जो शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी होते हैं वो डिलीवर हो जाते हैं किन्हें, ओवरसीज डिपॉजिटरी को, और फिर वो एक इंटरमीडिएटरी जो है वो अपॉइंट करते हैं जिसे कस्टोडियन बोलते हैं। फिर जो ये होल्डर्स होते हैं ये इसको फिजिकल प्रेजेंस में अपने रखते हैं, और जितने भी होल्डर्स होते हैं जीडीआर के, दे हैव नो वोटिंग राइट्स एंड दे ओनली गेट डिविडेंड एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। इट इज अ जीडीआर जो है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है which can be traded freely
एंड वी कैन ऑल्सो से कि GDR जो है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स एट एनी टाइम, और GDR जो हमेशा डिनोमिनेटेड होता है वो US डॉलर्स में होता है, तो इसे डॉलर डिनोमिनेशन प्लस डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। और काफी जो हमने पढ़ा था इसमें इंडियन कंपनीज हैं, उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है इनमें इन्वेस्ट करके। Next is American Depository Receipts, ADR. It is issued by USA and known as American Depository Receipts. इसमें हमने पढ़ा था ये मोस्टली कौन इशू करते हैं, नॉन US कंपनीज। किन के लिए करते हैं, फॉर द अमेरिकन्स, ताकि जो फॉरेन कैपिटल है उसे ऑब्टेन कर पाए। और ये दोनों सिमिलर है, बस GDR में हमने पहले ही बताया था GDR ग्लोबली है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, पर ये सिर्फ अमेरिकन के लिए। और अगर हम इसमें प्रोसीजर में इसका देखें तो फिर वही सेम है, कोई भी नॉन US कंपनीज जो है वो अपने इंटरमीडिएटरी को बुला के डिपॉजिटरी जिन्हें बोलते हैं वो उनको देती है, फिर वो इंटरमीडिएटरी उसको हम कह सकते हैं रजिस्टर्ड करवाते हैं, जिसे कस्टोडियन कहा जाता है। सेम वैसा है, बस ये है कि ये एरिया जो है अमेरिकन सिटीजन को दिया जाएगा, इनको भी डिविडेंड जो रिसीव्ड होगा, जो भी रिपोर्ट्स और वो नोटिस आएगा वो रिसीव्ड होगा, और हम कह सकते हैं इनको इन्हीं की जो भी डॉलर होगा उन्हीं के बेसिस पे दिया जाएगा, ठीक है ना। जिन करेंसी में भी कंट्रीज पे चल रहा है तो उसी करेंसी के अमाउंट में दिया जाएगा। इनमें हमने एक छोटा सा डिफरेंस भी किया था ADR और GDR में, वो भी जरूर रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। वो अमेरिकन के लिए था, वो ग्लोबल्स के लिए था, ठीक है। और हमने लास्ट में एक जरूर बात कही थी कि कॉस्ट ऑफ अगर हम मेंटेनिंग करें तो ADR इज कॉस्टली देन GDR। नेक्स्ट था इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के बारे में हमने बताया था, ये जो है इन इंडिया हमारा होता है, और ये अगेंस्ट क्या होता है, इक्विटी शेयर्स ऑफ इशूइंग कंपनी के होता है। इसमें जो इश्यूअर है वो विश करता है कि मैं भी जो शेयर्स है वो रेज करूं थ्रू इंडियन मार्केट, ठीक है। और कस्टोडियन का मतलब मैंने बताया था कि ओवरसीज कस्टोडियन का वर्क करता है। कस्टोडियन होता क्या है, बार बार यहाँ वर्ड आता है, कस्टोडियन होता है जैसे लुक आफ्टर करना, मीन्स मैंने अपने शेयर्स देने हैं तो मैंने किसी को बीच में हायर किया, ठीक है ना, जिसे मिडल मैन कहते हैं। मिडल मैन को यह नाम दे दिया गया कस्टोडियन का, जो लुक आफ्टर करेगा हमारी चीजों को, तो वो ऑथराइज उसको कर दिया जाता है, वो इशू करता है। फिर अप्रूवल यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है बस IDR में, कि अप्रूवल लेनी पड़ती है सेबी से, वो भी 90 डेज बिफोर लेनी पड़ती है, ताकि आपका नाम लिस्टेड हो जाए, ठीक है ना। लिस्टेड होना बहुत जरूरी है, अगर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के लिस्टेड में नहीं होगा, रजिस्टर्ड नहीं होगा, तो वो फिर आपका मानना नहीं जाता। प्लस आपने ये भी देखना है, ये जो है फ्रीली ट्रांसफरेबल होने चाहिए, मीन्स आप किसी को इजीली ट्रांसफर कर सको। और हम इसमें ये भी बताया था ये इंडियन रुपीस में होगा, ठीक है। और इसका बेनिफिट भी वही है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करना, ठीक है ना, इन्वेस्टर्स को इंक्रीज करना। क्लियर? यस मैम। क्या ये हमारा चैप्टर कंप्लीट? Yes. हाँ जी, किसी को कोई डाउट इस चैप्टर से रिलेटेड? कल मैंने इस चैप्टर का अब टेस्ट लेना है आपसे, अब आप मुझे बताएंगे कि कितने टॉपिक का आप कर सकते हो इसमें। कल हम गूगल मीट के थ्रू ले लें इस चैप्टर का टेस्ट, जैसे आपके एग्जाम्स हुए थे। यस मैम। हाँ यस मैम। बोलो, वैसे टेस्ट यस मैम। चीटिंग करके दे देते हो ना, मेरे को पता नहीं चलता है ना, बुद्धू बना देते हो टीचर्स को। हाँ जी राहुल, आर्यन, हो जाएगा टेस्ट?
अभय शर्मा, जब आधी क्लास खत्म हो जाती है, टॉपिक सारा फिनिश हो जाता है, हम आ जाते हैं क्लास में, है ना?